हेलो स्टूडेंट्स, मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके आप लोगों से पूछा था कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर के डिस्कशन स्टार्ट कर देने चाहिए। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हाँ कहा। मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था। तो आज से हम लोग यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका यूजर नेम है फ्री नीट स्टडी, जहाँ पे एक दिन पहले मैं क्विज डाल देता हूँ और नेक्स्ट डे आपको उसका डिस्कशन वीडियो यूट्यूब पे मिल जाया करेगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पे था। अब इसके क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामेयर। आपको मालूम है कि हिस्टोन ऑक्टामेयर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर हिस्टोन ऑक्टामेयर बनता है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो आपको ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का हिस्टोन ऑक्टामेयर का आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको H1 प्रोटीन या फिर इसको हम H1 लिंकर भी कहते हैं, जो कि हिस्टोन ऑक्टामेयर का पार्ट नहीं होता है। H1 भी एक हिस्टोन प्रोटीन है, H2 भी एक हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4, ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो आपके हिस्टोन ऑक्टामेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे करती हैं। तो केवल एक प्रोटीन है जो हिस्टोन ऑक्टामेयर का पार्ट नहीं होती है, वो होती है आपकी H1, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक चेन का सीक्वेंस दिया गया है, दूसरे चेन का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको मालूम है कि एंटी पोलैरिटी होती है। आपको एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन देखने को मिलेगा दूसरे चेन में, और इसका ही रिवर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और थाइमिन के सामने आपको एडेनिन देखने को मिलेगा। यहाँ पे शुरुआत इस चेन की अगर एडेनिन से हो रही है तो उसकी जो अपोजिट वाली जो चेन होगी उसमें आपकी शुरुआत थाइमिन से होगी। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करें तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो जाएंगे और दो ऑप्शन जो है वो आपके बचे रहेंगे। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे ग्वानिन दिया गया। अगर आप ग्वानिन का देखें तो ग्वानिन के सामने आपको साइटोसिन देखने को मिलेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको ग्वानिन के सामने साइटोसिन देखने को मिला दूसरे नंबर पे, और इसीलिए आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल आप सबने पढ़े होंगे, आप लोगों को बेसिक से जो चारगॉफ के 3-4 रूल सब आपको पढ़ाए गए होंगे। यहाँ पे पूछा गया कि चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सा जो है वो आपका यहाँ पे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे मैं इसकी बात करूँ तो पहले पे दिया गया है कि आपका एडेनिन प्लस थाइमिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये हमेशा पॉसिबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। बिकॉज मान लीजिए अगर आपका एडेनिन 25% है तो आपका थाइमिन तब 25% होगा, लेकिन अगर आपका एडेनिन मान लीजिए यहाँ पे 10% है तो आपका थाइमिन भी 10% होगा। रेस्ट जो है वो आपके ग्वानिन और साइटोसिन का, अगर मैं आपसे नंबर की बात करूँ तो ग्वानिन और साइटोसिन आपके यहाँ पे 40-40 हो जाएंगे। तो 40 आपका ग्वानिन 40 आपका साइटोसिन हो जाएगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन का जो सम होगा वो आपका 80 हो रहा है, जबकि आपका एडेनिन प्लस थाइमिन का जो सम है वो आपका 20 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है। एडेनिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन माइनस थाइमिन, ये आपका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। सुनिए, आपका एडेनिन इक्वल टू थाइमिन होता है, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन होता है। अगर इन दोनों का सम जितना है वही इन दोनों का सम आपका होगा, ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेंथ ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 17 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखें कि आपको जो लेंथ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का वो 17 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। आपको मालूम है कि आपका जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक सिंपल सी लेंथ की बात करें तो इसने की जो लेंथ होती है वो आपकी यहाँ पे 34 जो है वो एंगस्ट्रॉम जो है वो यहाँ पे इसकी लेंथ होती है, और इसके अंदर आपकी जो होती है वो 10 बेस पेयर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर अब इसकी जो आपकी लेंथ है वो अगर आपकी 17 हो गई है तो इसको हाफ कर दीजिए, मतलब इसमें केवल और केवल आपको 5 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। वही चीज़ यहाँ पे इसमें पूछी गई थी। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको सोचने को मिलेगा कि 17 एंगस्ट्रॉम में कितनी हो सकती है, बिकॉज आपने केवल 34 एंगस्ट्रॉम में 10 पढ़ी है। अगर आपका वहाँ पर माइंड में क्लिक नहीं किया कि इसको हाफ कर दीजिए, तो ये सही क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको कंपोजिशन दिया गया है, आपको एडेनिन दिया गया है 200, ग्वानिन दिया गया है 260, आपको थाइमिन और साइटोसिन फाइंड आउट करना है। मैंने इस क्वेश्चन को अभी ऊपर सॉल्व कर दिया था कि एडेनिन के बराबर थाइमिन हुआ, ग्वानिन के बराबर आपका साइटोसिन होगा। तो इसमें आपको डायरेक्टली कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें केवल ये पूछा फॉर सेम स्टैंड रिस्पेक्टिवली। लेकिन
अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसमें आपको एग्जामिनर ने फंसा दिया है। आप लोग तुरंत इसका ऑप्शन जो है वो लगा देंगे सीधा फर्स्ट वाला, कि फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने भी ऐसा डिस्कशन किया कि एडेनिन इक्वल टू थायमिन, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। बिना सोचे समझे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आंसर जो है फर्स्ट यहाँ पर लगा देंगे कि थायमिन 200 हो जाएगा एडेनिन के बराबर, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन हो जाएगा 260। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको उसी स्ट्रैंड में जो है वो आंसर पूछा गया है कि सेम स्ट्रैंड जो आपका वही स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है डीएनए में, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड मान लीजिए ये है। आपको इस स्टैंड में एडेनिन दिया है, आपको इसी स्टैंड में आपको ग्वानिन दिया है। अब आपको इसी स्टैंड में साइटोसिन और इसी स्टैंड में आपको थायमिन का नंबर फाइंड आउट करना है, जो आपको इस इतनी इन्फॉर्मेशन से आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपोजिट स्टैंड में फाइंड आउट करना होता तो जो उसके अपोजिट स्टैंड है वो उस अपोजिट स्टैंड में जितने ऊपर वाले में एडेनिन होते उतने ही नीचे वाले में थायमिन होते, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अब हमको इसमें ये देखना होता है कि हमको सेम स्ट्रैंड में पूछा है कि इसके अपोजिट जो है वो स्ट्रैंड में हमको नंबर यहाँ पे पूछा है। तो इसमें सीधा सा आंसर कि डाटा इनसफिशिएंट हमको दिया गया है, इसलिए हम इसका आंसर यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि सेम न्यूक्लियोटाइड में या फिर अपोजिट में। आपको सीधा किया गया है कि अगर 120 एडेनिन है तो इसमें 120 और साइटोसिन दिए गए। तो आप इतना समझ जाइए, अगर इसमें 120 एडेनिन है तो अपोजिट स्टैंड में 120 आपके यहाँ पे थायमिन होंगे ही होंगे, और अगर इसमें 120 साइटोसिन है तो इसके अपोजिट स्टैंड में 120 ग्वानिन तो होंगे ही होंगे। तो 120 इंटू अगर आप 4 करेंगे तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा 480 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अगर देखेंगे कि आपको द पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 97 पे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर दिख जाएगा, साफ साफ लिखा है कि जो पिच है हमारे डीएनए हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर जो होती है वो हमारे एक डीएनए हेलिक्स की जो है वो पिच यहाँ पे होती है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन which is linked to the 3 to 5 phosphoester bond. To prevent the polymerization of the nucleotide, which of the following modification you have to be chosen? देखो डीएनए क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक हमारी लॉन्ग चेन जो बन जाती है डीएनए की वो यहाँ पे बन जाती है। एडेनिन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन जुड़ा हुआ है, फिर साइटोसिन है, फिर थायमिन, हमारी एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन ऐसे। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमको मान लीजिए इसका फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं करना है। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 प्राइम एंड है और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। हम चाहते हैं कि इसका फर्दर पॉलीमराइजेशन ना हो, तो हम क्या करेंगे? इसका करेक्ट आंसर रिमूव 3OH ग्रुप, क्योंकि जो 3OH ग्रुप को अगर हम हटा देंगे तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो 3OH ग्रुप से 5 प्राइम एंड से जुड़ता है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है जिसमें ये 3OH ग्रुप है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है जिसमें ये 5OH ग्रुप है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तभी तो एक एंड हमारे पास 3 प्राइम एंड वाला बचता है जिसमें 3 प्राइम खाली रहता है और एक एंड हमारे पास 5 प्राइम वाला बचता है जिसमें 5 प्राइम खाली होता है। तो अगर हमको फर्दर इसका पॉलीमराइजेशन हटाना है तो हमको इसमें से सीधी सी बात है कि इसका 3OH ग्रुप यहाँ पे हटा दो न्यूक्लियोटाइड का, तो ये फर्दर इसका पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो डीऑक्सी शुगर है उसका अगर आपने 3OH ग्रुप हटा दिया तो इसका फर्दर डीएनए का पॉलीमराइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन के लिए, जैसे कि आपको मालूम है, रेप्लिकेशन जो होती है वो हाईली एक्यूरेट प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन जो होती है वो आपकी बिल्कुल एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, उसमें कुछ एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए एनर्जी का सोर्स कौन होता है, कौन एनर्जी के सोर्स के रूप में वर्क करता है? तो इसका आंसर सामने निकल के आता है, जो हमारे पास ट्राइफॉस्फेट है वो 3 फॉस्फेट जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी का जो हाइड्रोजन हमने जोड़ा हुआ था 5OH ग्रुप पे, जब हमने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से वहाँ पे जुड़ा हुआ था तो ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी का यहाँ पे वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3rd हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम अपने साथ देखेंगे, द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा है? तो हर किसी को पता है, आंख बंद करके अगर किसी से भी पूछो तो आपको एंजाइम यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए
एंजाइम। तो ये जो है वो आपके इसके लिए एंजाइम जो होता है वो आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम आपका, जो कि इसकी पोलैरिटी कौन सी होती है, ये आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वर्क करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, डिस्कशन सही लगा होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन उस पर मिलते रहेंगे।